एपिसोड स्टार्ट होता है तो दिखाते हैं कि किंग की डेथ हो जाती है और तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जियाओ दुआओ। ये यहाँ का चीफ होता है और इतना पावरफुल होता है कि सब चीजें इसके कंट्रोल में होती हैं और सबसे ज्यादा बादशाह का राइट हैंड होता है। साथ ही साथ जियाओ का सर्वेंट भी मौजूद होता है जिसका नाम होता है काओ चुन। किंग की डेथ तो अभी ही हुई होती है। जियाओ इस बात पर हैरान होता है कि ये खबर ग्रैंड सेक्रेटेरिएट को कैसे पता चली। जरूर उसने यहाँ अपने जासूस भेजे हुए हैं। साथ ही साथ इनका एक और रूल भी होता है कि इन लोगों ने किंग की ट्रिब्यूट लेडीज रखी होती हैं, यानी कि जब किंग की डेथ होगी तो इन सबको भी अपनी जान देनी होगी किंग की रिस्पेक्ट में और उसी के साथ जाना होगा। इसीलिए जिया ऑर्डर दे देता है कि उन सारी ट्रिब्यूट लेडीज को मारने का इंतजाम करो। दूसरी ही तरफ पता चलता है कि उन ट्रिब्यूट लेडीज में हमारी फीमेल लीड भी मौजूद होती है जिसका नाम होता है यिनलू और इसकी अपनी सर्वेंट होती है जिसका नाम होता है टोंगयुन। और जब यिनलू को पता चलता है कि किंग की डेथ हो गई है और गार्ड्स इन्हें भी मारने के लिए आ रहे हैं तो ये फौरन भागने की तैयारी करने लगती है, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इससे पहले ही गार्ड्स आकर इसे पकड़ लेते हैं। दूसरी ही तरफ जियाओ ग्रैंड सेक्रेटरी को कैद कर देता है फ्रॉड और रिश्वत के इल्जाम में। वो चिल्लाता रह जाता है मगर उसकी एक नहीं चलती। साथ ही साथ इन ट्रिब्यूट लेडीज को मारने की जिसे जिम्मेदारी दी गई होती है उसका नाम होता है यान। अब ये यान काफी लालची होता है। जिन लड़कियों की फैमिलीज ने इसे रिश्वत दी होती है ये उनके नाम ट्रिब्यूट लिस्ट में से हटा रहा होता है। साथ ही साथ वहाँ एक और लड़की भी मौजूद होती है जो कि काफी डर रही होती है और यिनलू से मदद मांग रही होती है कि तुम्हारे फादर तो ग्रैंड ट्यूटर हैं, तो जब वो तुम्हें बचाने आए तो प्लीज मुझे भी बचा लेना। मगर यिनलू उसे कहती है कि अगर मेरे फादर को मेरी इतनी ही परवाह होती तो वो मुझे यहाँ मेरी सिस्टर की जगह ना भेजते। मगर यिनलू यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही होती है और इस लड़की को भी अपने साथ शामिल कर लेती है। दूसरी ही तरफ क्वीन की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रोंग आन। इसकी पोजीशन अभी भी इतनी बड़ी नहीं होती, इसे क्वीन दोवागर वाली पोजीशन चाहिए होती है। यहाँ ये किंग की कॉन्कुबाइन शाओ को जेलेसी में जहर देके मार देती है और इसके बेटे को अपनी कैद में कर लेती है। और ये शाओ को इसलिए मारती है क्योंकि किंग सबसे ज्यादा इसी से मोहब्बत करता था। और इसी सीन के दौरान जियाओ आता है और पता चलता है कि रोंग आन का जियाओ के साथ लव अफेयर चल रहा होता है। ये जियाओ के साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रही होती है मगर जियाओ इसे कहकर रोक देता है कि अभी ही किंग की डेथ हुई है और मुझे डर है कि किसी ने हमें देख लिया तो आपकी रेपुटेशन खराब ना हो। साथ ही साथ जियाओ और रोंग आन यही चाहते हैं कि प्रिंस रोंग को किंग बना दिया जाए क्योंकि उसी के बाद ही रोंग आन क्वीन दोवागर की पोजीशन पर आएगी। साथ ही साथ ये जियाओ को ये भी बताती है कि इसने नैन यान के प्रिंस के साथ हाथ मिला लिया है जो कि आर्मी का लीडर होता है। ये बात सुनते ही जियाओ हैरान होता है कि तुमने उसके साथ हाथ कब मिलाया। तो रोंग यान को थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि किसी दिन अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया तो मेरे साथ कोई तो होना चाहिए। अब दूसरी ही तरफ जैसे ही जियाओ रोंग आन से मिलकर आता है तो फौरन अपने हाथ साफ करने लग जाता है क्योंकि रोंग आन ने उसे टच जो किया था और पता चलता है कि ये रोंग आन से कोई मोहब्बत नहीं करता बल्कि अपने मकसद के लिए उसके साथ होता है। और जियाओ को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे पीठ पीछे उसने नैन यान के प्रिंस के साथ हाथ मिला लिया क्योंकि जियाओ का असल मकसद ही नैन यान के प्रिंस को मारना है। अब यहाँ जियाओ उस जासूस को पकड़ के मारने लगता है जिसके जरिए नैन यान प्रिंस और रोंग आन ने एक दूसरे के साथ बात की है। साथ ही साथ जियाओ किसी लड़के के बारे में सोच रहा होता है जिसे ये आ दुआओ कह के पुकार रहा होता है और शायद इसी का रिवेंज लेने के लिए ये प्रिंस ऑफ नैन यान को मारना चाहता है और प्लान करता है कि जब वो इसके पैलेस में आएगा तभी ये उसे मारेगा। अब सारे के सारे यही चाहते हैं कि लेट किंग का इकलौता बेटा जिसका नाम रोंग है वो किंग बने, मगर अभी उसकी उम्र छोटी होती है और रोंग आन ने उसे अपने पैलेस में छुपा कर रखा होता है, किसी को भी उससे मिलने नहीं दे रही होती। अब जियाओ को प्रिंस रोंग को क्वीन की कैद से बाहर निकालना होता है ताकि प्रिंस रोंग को ये कंट्रोल कर सके, मगर ये करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। इसीलिए इसे किसी ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो कि क्वीन रोंग आन का मुकाबला कर सके और रॉयल फैमिली से ही हो। इतने में ही बादशाह का भाई जिसका नाम होता है प्रिंस फू वो जियाओ को मिलने के लिए बुला रहा होता है। प्रिंस यू की कोई हैसियत नहीं होती और सब उसे यूजलेस कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ लैंड्रेन ही बनाता है, मगर जियाओ कहता है कि ये प्रिंस फू ही मेरे बहुत काम आएगा। अब रोंग आन ने पूरे पैलेस पर सिक्योरिटी बढ़ाई हुई होती है, किसी को आने जाने नहीं दे रही होती, इसीलिए प्रिंस फू भी कहीं आ जा नहीं पा रहा होता तो जियाओ उससे खुद छुपकर मिलने के लिए आ जाता है। और यहाँ पता चलता है कि प्रिंस फू ने इसे यिनलू को बचाने के लिए बुलाया होता है। प्रिंस फू को यिनलू पसंद होती है और ये इससे कहता है कि हम दोनों काफी क्लोज हैं, मैं नहीं चाहता कि वो बेवजह की मौत मरे, इसीलिए जियाओ से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम उसे बचा लो क्योंकि मैं तो उसे नहीं बचा पा रहा। तो जियाओ इसकी ये बात मान जाता है मगर उससे कहता है कि बदले में मुझे भी तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए, मगर ये हेल्प उसे अभी नहीं बताता। दूसरी ही तरफ यिनलू बीमार होने का नाटक करती है
ताकि उसका नाम ट्रिब्यूट लिस्ट से हटा दिया जाए। और यही होता है, यान को जब पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों की तबीयत खराब है तो ये इन दोनों का नाम लिस्ट से हटाने लग जाता है, क्योंकि बीमार लड़कियों को नहीं रखा जाता। मगर इतने में ही यिनलू की फैमिली में से एक लेडी आती है और पता चलता है कि ट्रिब्यूट लेडीज का उनकी फैमिलीज को बहुत फायदा होता है और यिनलू के फादर का काम भी नहीं चल रहा होता। इसीलिए ये लेडी इससे कहने आई होती है कि तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। अगर तुम ट्रिब्यूट लेडी बनोगी तभी हमें फायदा होगा, हमारी प्रमोशन होगी। यहाँ इसकी पूरी फैमिली सेल्फिश होती है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। यिनलू की मदर की तो वैसे ही तबीयत खराब होती है, इसीलिए ये लेडी इसे इसकी माँ के लिए भी कुर्बानी देने की बात करती है और यहाँ तक कि यान को भी रिश्वत देने लगती है कि यिनलू का नाम ट्रिब्यूट लेडीज में होना चाहिए। अब दूसरी ही तरफ यान इन सारी लड़कियों लेके जाने लगता है, मगर यिनलू अपने साथ कोई चीज लेकर आई होती है जिससे वो उस कपड़े को काट सके। वो काफी उस कपड़े को काटने की कोशिश करती है मगर पूरे तरीके से नहीं काट पाती और ये भी बस मरने वाली ही कंडीशन में होती है। लेकिन इतने में ही जियाओ वहाँ आ जाता है और सबसे यिनलू के बारे में पूछने लगता है, मगर यान चालाक होता है, उसने तो रिश्वत ली होती है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि जियाओ यिनलू को बचाए, इसीलिए दूसरी लड़कियों को उतारने लगता है। तो यिनलू खुद उसे अपना लॉकेट फेंकती है ताकि जियाओ को पता चल सके कि मैं यिनलू हूँ। अब जैसे ही जियाओ उसे नीचे उतरवाता है, किसी को बिना कुछ कहे और बिना कुछ बोले यिनलू को वहाँ से ले जाता है। तो यान उसे फौरन रोकने के लिए आने लगता है कि आप यिनलू को ऐसे लेकर नहीं जा सकते, ये रूल्स के खिलाफ होगा। तो इसकी ये बात सुनकर जियाओ उसे कहता है कि रूल्स की बात अगर तुम ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि जियाओ को सब मालूम होता है कि ये रिश्वत लेके कुछ लड़कियों के नाम रख रहा है और कुछ लड़कियों के नाम निकाल रहा है। इसीलिए उससे कहता है कि सजा के तौर पर तुम्हें 50 डंडे पड़ेंगे और साथ ही साथ कॉन्कुबाइन शाओ को यिनलू की जगह लिस्ट में डालने को कहता है। दूसरी ही तरफ जब यिनलू की आंख खुलती है तो वो जियाओ के घर पे होती है और उसकी प्रोटेक्शन में होती है और वो जियाओ को देखकर पहचान जाती है कि ये तो चीफ है। इसीलिए ये इस बात के लिए परेशान होती है कि हम तो कभी मिले भी नहीं, तो फिर इसने मेरी मदद क्यों की। इसीलिए ये बात जानने के लिए वो उससे बात करने के लिए आती है, मगर उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही होती। इसीलिए जियाओ कहता है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जियाओ को ऐसा लगता है कि शायद ये जानती होगी कि मैंने इसकी मदद प्रिंस फू के कहने पर की है, क्योंकि प्रिंस फू ने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे से क्लोज हैं। मगर ये बात वो इसे नहीं बताता और उसे रेस्ट करने का कह के चला जाता है और यिनलू के दिमाग में यही सवाल चलता रहता है कि आखिर इसने मुझे क्यों बचाया। दूसरी तरफ जियाओ यिनलू की मेट को भी उसके पास ले आता है और साथ ही साथ यिनलू की पोजीशन बढ़ा देता है और उसे नया नाम दे देता है कंसोर्ट दोवागर दुआन। अब यही बात से यिनलू और ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर मेरी पोजीशन क्यों बढ़ाई गई। अब यिनलू के गले पर तो चोट लगी होती है, इसीलिए जियाओ उसे सूप पीने का कहता है, मगर सूप पीने के बाद उसके लिप्स पर थोड़ा बहुत सूप लग जाता है। इसीलिए जियाओ उसे इशारों में समझा रहा होता है कि तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा है, मगर यिनलू को कुछ समझ नहीं आता और उसके इशारों से उसे गलत लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उससे किस मांग रहा है, या तो इसने मुझे बचाया इसलिए है क्योंकि ये मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। अब ये सोचते ही वो फौरन उसके पैरों में गिर जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हें और अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। ये बात सुनते ही जियाओ हैरान हो जाता है कि शादी, और वो भी तुमसे। वो समझ जाता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अब यिनलू की गलतफहमी दूर करने के बाद वो फौरन वहाँ से जाने लगता है। तो यिनलू फौरन उसे मनाने के लिए उसके पीछे आती है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, और जियाओ को मनाने के लिए वो उससे कहती है कि आज से हम दोनों सिस्टर्स हैं। और वो सिस्टर्स इसीलिए कहती है क्योंकि एक और बात सामने आती है कि जियाओ ने अपने आप को कास्ट्रेटेड मैन में रखा होता है, जबकि असल में वो होता नहीं है। इसीलिए यिनलू उसे कहती है कि आज से हम सिस्टर्स हैं। ये बात सुनते ही जियाओ उसे गुस्से से देखने लगता है, तो वो फौरन बात चेंज करके आने लगती है कि चलो हम आज से दोस्त हैं। अब जाते जाते जियाओ उसका हेयर पिन ले जाता है। अब जियाओ के जाते ही यिनलू बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है, क्योंकि इसे डर लग रहा होता है कि जियाओ ने मेरी जान क्यों बचाई, कहीं मैं किसी और बड़े खतरे में ना फंस जाऊं। दूसरी ही तरफ जियाओ यिनलू का हेयर पिन प्रिंस फू को लाकर दिखाता है ताकि इसे सबूत दे सके कि मैंने यिनलू को बचा लिया है, और अब इससे कहता है कि अब वक्त है कि तुम मेरी हेल्प करो। जियाओ प्रिंस फू से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्रिंस रोंग को रोंग आन की कैद से बाहर निकालने में। ये बात सुनते ही प्रिंस फू इसकी हेल्प करने से मना करने लगता है और अपने रोने लगता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। इसीलिए उसका ज़मीर जगाने के लिए उससे कड़वी बातें करने लगता है कि तुम्हारी मदर को भी फ्रेम करा दिया गया था, तुम तो उन्हें भी ना बचा सके, और अगर अब तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो कम से कम यिनलू का ही सोच लो। अब प्रिंस फू को काफी सुनाने के बाद जियाओ जैसे ही जाने लगता है तो प्रिंस फू उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ही तरफ जियाओ अपनी दाढ़ी को ना बढ़ाने की मेडिसिन ले रहा होता है ताकि किसी को इस पे शक ना हो, मगर ये दवाई इसके लिए नुकसानदेह है। यही बात इसका सर्वेंट काओचुन इसे समझा रहा होता है। अब जियाओ को किसी भी तरीके से प्रिंस रोंगान को क्वीन की कैद से निकालना ही होता है। अब कल तो सारे लेट किंग के फनरल में होंगे, अब यही मौका जियाओ के लिए बेस्ट है प्रिंस रोंगान को पैलेस से निकालने का, क्योंकि तब वो वहाँ अकेला होगा। दूसरी ही तरफ जियाओ खुद युनलू को तैयार करता है, क्योंकि जियाओ युनलू को भी फनरल में भेज रहा
होता है और युनलू को टास्क देता है कि तुम्हें क्वीन रोंगान को उलझा कर रखना है ताकि वो जल्दी पैलेस के अंदर ना आए। और साथ ही साथ युनलू के गले पर दवाई भी लगाने लगता है और उसे डराने भी लग जाता है कि अगर कोई मेरा काम खराब करता है तो उसके साथ भी अच्छा नहीं होता। युनलू उसकी ये बातें सुनकर डर जाती है और उसका काम करने के लिए मान जाती है। दूसरी ही तरफ ये लोग सारे फेनरल के अंदर होते हैं और यहाँ युनलू भी होती है, मगर वो क्वीन रोंगान को देखकर ये सोच रही होती है कि आखिर मैं इस लेडी को कैसे उलझा कर रखूंगी, क्योंकि रोंगान तो वैसे ही बहुत तेज है। और वहाँ जियो पैलेस तक तो पहुंच जाता है, मगर वहाँ कुछ गार्ड्स मौजूद होते हैं। अब उन्हें वहाँ से हटाने के लिए वो प्रिंस फू की मदद लेता है, क्योंकि प्रिंस फू अपने सारे बनाए हुए लैंटर्न उसी पैलेस तक भेज देता है, जिससे जियो के सारे लोग उन लैंटर्न्स पर तीर मारकर पैलेस में आग लगवा देते हैं, जिससे सारे गार्ड्स वहाँ से हट जाते हैं और जियो को मौका मिल जाता है पैलेस के अंदर आकर प्रिंस रोंग को बचाने का। अब युनलू रोंगान को वहीं मसरूफ रखने के लिए उसके कपड़ों पर आग लगा देती है। अब आग तो बुझ जाती है, मगर उसे कपड़े चेंज करने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो वापस पैलेस नहीं जा पाती और सब लड़कियों से पूछने लग जाती है कि आखिर आग किसने लगाई। इतने में ही रोंगान का सर्वेंट आकर उसे बताता है कि प्रिंस रोंग पैलेस से गायब है। ये खबर सुनकर वो फौरन पैलेस चली जाती है और युनलू को समझ आ जाता है कि प्रिंस रोंग को जियो ने ही पैलेस से निकाला है, जब ही उसने मुझे रोंगान को मसरूफ रखने को कहा। मगर अब युनलू जियो की मदद करने का सोचती है। इसको ऐसा लगता है कि अगर जियो पकड़ा गया तो वो मुझे भी फंसा देगा, इसीलिए वो जियो की मदद करने के लिए जाने लगती है कि मैं उसे सेफली पैलेस से बाहर निकाल दूं। जियो प्रिंस रोंग के पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, मगर गार्ड्स के होने की वजह से वो उसे महल से बाहर नहीं लेके जा पाता, इसीलिए उसे किसी रूम में ले आता है। अब प्रिंस रोंग को इस पर भरोसा नहीं होता और इसे ऐसा लगता है कि शायद रोंगान के साथ मिला हुआ है, इसीलिए जियो के साथ नहीं चल रहा होता। इतने में ही रूम में युनलू आ जाती है और वो जियो की मदद करती है प्रिंस रोंग को मनाने में, और वो प्रिंस रोंग से कहती है कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही चाहते हैं और अगर तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो ठीक है, फिर हम तुम्हें वापस रोंगान के हवाले कर देते हैं। ये बात सुनते ही प्रिंस रोंग डर जाता है और उनके साथ चलने के लिए मान जाता है, मगर इतने में ही इन लोगों को पता चलता है कि जिस रूम में ये लोग हैं उस रूम को चेक करने के लिए रोंगान आ रही है। तो जियो फुल तैयार हो जाता है रोंगान से मुकाबला करने के लिए, मगर युनलू उसे रोकती है और उसे छुपने का कहती है और कहती है कि मैं रोंगान को हैंडल कर लूंगी। अब रोंगान के रूम के अंदर आने से पहले ही युनलू उससे खुद मिलने के लिए बाहर आ जाती है। अब रोंगान को इस पे शक होता है कि ये इस रूम के अंदर क्या कर रही है, इसीलिए युनलू से कहती है कि अगर तुम पनिशमेंट नहीं चाहती तो तुम सच बता दो। तो युनलू उसे कहती है कि ठीक है, मैं सच बताने के लिए तैयार हूँ। इसकी ये बात सुनकर जियो शॉक हो जाता है कि कहीं ये मेरा राज ना खोल दे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने आप को ही फंसा लेती है कि मैंने ही गलती से आपके कपड़ों पर दिया गिरा दिया था, जिसकी वजह से आग लग गई थी। अब वो रोंगान को इन्हीं बातों में उलझा कर रखती है, जिसकी वजह से जियो को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। और जब तक रोंगान रूम के अंदर आती है तब तक जियो वहां से जा चुका होता है, इसीलिए वो भी वापस चली जाती है। अब काउचुन जियो से कहता है कि युनलू ने हमारी काफी मदद की है और यहाँ तक कि उसने अपने आप को भी फंसा लिया। अब युनलू को पनिशमेंट से बचाने के लिए जियो उसकी मदद करने का सोचता है। साथ ही साथ रोंगान पूरा पैलेस छान मारती है, मगर उसे किडनैपर और रोंग कहीं नहीं मिलते। मगर ये चालाक होती है, समझ जाती है कि मैं कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, और इसको याद आ जाता है कि युनलू से बातें करने में ही ये डिस्ट्रैक्ट हुई थी, इसीलिए इसे युनलू पर शक होता है और वो फौरन युनलू को अपने पास बुला लेती है और इससे सवालात करने ही लगती है कि इतने में वहाँ पर एक प्रिंसेस की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वैन वैन, और रोंगान से कहती है कि इस मैटर के बारे में मुझे पता चल चुका है, जो इसने आपके कपड़ों पर आग लगा दी थी, इसीलिए युनलू को क्वीन दोवागर जो होती हैं उन्होंने अपने पास बुलाया है पनिशमेंट के लिए। और क्वीन दोवागर ने ये भी कहा है कि आप इन मैटर्स से दूर रहें और किंग के फेनरल पे ध्यान दें। अब वैन वैन युनलू को अपने साथ किसी और ही जगह ले आती है और पता चलता है कि ये युनलू की मदद करने के लिए आई थी और इसे जियो ने वहाँ भेजा था, और ये बात युनलू समझ जाती है कि जियो ने ही तुम्हें मेरी हेल्प के लिए भेजा होगा, और इस तरीके से इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती होने लग जाती है। दूसरी ही तरफ जियो प्रिंस रोंग को प्रिंस फू के पैलेस में ले आता है। दूसरे दिन रोंगान को पता चल जाता है कि प्रिंस रोंग प्रिंस फू के पैलेस के अंदर है, और ये बात भी पता चलती है कि जियो प्रिंस फू को रेजेंट बनाना चाहता है, और रेजेंट का मतलब ये होता है कि बादशाह की जगह हुकूमत करना, क्योंकि प्रिंस रोंग अभी छोटा होता है, वो हुकूमत नहीं कर सकता, इसीलिए जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक जियो प्रिंस फू को किंग बनाना चाहता है। अब ये बात सुनकर रोंगान हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो नैनयान के प्रिंस को रेजेंट बनाना चाहती थी ताकि इसे भी कोई दोवागर वाली पोजीशन मिलती और ये प्रिंस रोंग को अपने कंट्रोल कर सकती, मगर सब कुछ उल्टा हो जाता है, इसीलिए ये हैरान हो रही होती है कि जियो मुझे कैसे धोखा दे सकता है। इतने में ही वहाँ पर यान आ जाता है जियो की सारी सच्चाई खोलने के लिए, और उसे बता देता है कि वो प्रिंस फू के साथ मिल चुका है और साथ ही साथ युनलू को भी मरने से उसे ने बचाया है।
अब रोंगान उसे कहती है कि अगर तुम्हारी बातें सच हुई तो चीफ की पोजीशन यानी कि जियो की पोजीशन तुम्हारी हो जाएगी। इतने में ही वहाँ पर गार्ड आकर जियो को बताता है कि प्रिंस फू युनलू से मिलने के लिए चले गए हैं। ये बात सुनकर जियो हैरान हो जाता है कि इतनी मुसीबतें चल रही हैं और इसे डेटिंग की पड़ी है, इसीलिए उनके पीछे जाता है। दूसरी ही तरफ युनलू को ऐसा लगता है कि जियो ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, मगर इतने में उसके पास प्रिंस फू आ जाता है और उसे बता देता है कि मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, और साथ ही साथ ये भी बता देता है कि मैंने ही जियो से कहकर तुम्हें उस दिन मरने से बचाया था। ये बात सुन के युनलू के सामने हकीकत खुल जाती है कि जियो ने इसे क्यों बचाया था, मगर वो अब युनलू तो प्रिंस फू को जानती तक नहीं, इसीलिए वो उसे याद दिलाने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पढ़ाई के सिलसिले में आया था, मैंने तुम्हें वहां देखा था। मगर युनलू को तो वो याद ही नहीं होता, इसीलिए प्रिंस फू उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए ये लैंटर्न लेकर आया हूँ। अब इन्हीं बातों के दौरान प्रिंस फू का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। अब युनलू जब प्रिंस फू को बचाकर लेकर आती है, प्रिंस फू का सर्वेंट युनलू को कसूरवार कहने लगता है कि तुमने प्रिंस फू को धक्का दिया होगा पानी में, ऐसे खुद से कोई क्यों गिरेगा। वो उसे समझाने की कोशिश भी करती है, मगर वो कुछ नहीं सुन रहा होता है, इसीलिए वो डर के मारे जियो के पीछे छुप जाती है। तो जियो युनलू का साथ देता है और उस सर्वेंट को सीन क्रिएट करने से मना करता है। अब युनलू जियो को बताने लग जाती है कि मैंने प्रिंस फू को धक्का नहीं दिया था। अब जियो को उस पर यकीन होता है, इसीलिए उससे सवाल ही नहीं करता। अब युनलू के दिमाग में काफी सवालात चल रहे होते हैं, इसीलिए वो जियो के पीछे पीछे चल रही होती है। जियो समझ जाता है, इसीलिए उससे पूछता है कि क्या बात है जो तुम मुझसे करना चाहती हो। तो युनलू उसे कह देती है कि मुझे मालूम है कि तुमने प्रिंस फू के कहने पर मुझे बचाया है और तुम बाद में मुझे उसके हवाले कर दोगे, और उसे साफ इनकार करने लगती है कि मैं उसके पास नहीं जाना चाहती। इसकी बातें सुनकर जियो को समझ आ जाता है कि वो गलत सोच रहा था। युनलू उसे पसंद नहीं करती, बल्कि प्रिंस फू ही इसे पसंद करता है, इसीलिए उससे माफी मांगने लगता है कि मैं गलत सोच रहा था, और युनलू को सारी कहानी समझाने लगता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से प्रिंस फू मेरे साथ मिला हुआ है, क्योंकि मैं उसे पावरफुल बना रहा हूँ और वो मेरी मदद कर रहा है। और युनलू के पास दो ऑप्शन रखता है कि या तो तुम मेरा साथ दो प्रिंस फू को रिजेंट बनाने में, तो उसके बाद तुम्हें भी अपनी जान का खतरा नहीं होगा और तुम प्रिंस फू के महल में आराम से रह सकती हो। युनलू जियो से कहती है कि उसे प्रिंस फू के हवाले ना करे, क्योंकि वो उसके पास नहीं जाना चाहती। तो जियो इसकी वजह पूछता है कि प्रिंस फू को पावर मिलने वाली है, और अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हारी लाइफ भी सेट हो जाएगी। सब ऐसी लाइफ चाहते हैं तो तुम क्यों नहीं चाहती। तो युनलू उसे कहती है कि वो अपनी सिंपल लाइफ में बहुत खुश है और इसे वो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं चाहिए, और वो उसे कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो प्रिंस फू से दूर रखने में, और जियो के साथ हाथ मिलाने लगती है कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ, हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, और उसे आइडिया दे रही होती है कि जब तक मैं तुम्हारी कस्टडी में हूँ प्रिंस फू तो तुम्हारी बात मानेगा ही। मगर जियो इसकी बात का जवाब नहीं देता और उठकर जाने लगता है। तो युनलू उसे रोकती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, तुम मुझे दूर नहीं कर सकते, वरना। तो जियो कहता है कि वरना क्या क्या कर लोगी तुम। तो युनलू उसके पैरों में गिर जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। इसी वजह से जियो मान जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मगर युनलू उसे कहती है कि ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। अब वहाँ पेपर पेंसिल तो होता नहीं है, इसीलिए युनलू अपनी फिश लॉकेट का स्टैम्प जियो की रिंग में लगा देती है, क्योंकि जियो को ये रिंग लेट किंग ने दी थी और इसके लिए ये रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। युनलू कहती है कि अब तुम्हें हर हाल में मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। प्रिंस फू अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, उसे अंधेरे से डर लगता था, उसके बावजूद उसे अंधेरे रूम में बंद कर दिया करते थे। तो उसे बचाने के लिए लैंटर्न लेकर एक लड़की वहाँ आती है, जो कि अपना नाम उसे युनलू बताती है, मगर उसकी शक्ल नहीं दिखाते। तभी से वो युनलू के पीछे पड़ जाता है और उसे पसंद करने लगता है। अब ये सब बातें वो सोच ही रहा होता है कि इतने में कमरे में अंधेरा हो जाता है, और प्रिंस फू को तो वैसे भी अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए जब प्रिंस रोंग इसके पास आता है और इसकी आंखों पे हाथ रखता है तो ये डर जाता है, बेदहानी में प्रिंस रोंग को धक्का दे देता है। इसीलिए जब ये लोग चेक करते हैं कि कमरे में कौन था, तो उनको पता चल जाता है कि प्रिंस रोंग था, मगर अब तो प्रिंस रोंग की डेथ हो चुकी होती है। ये खबर जब जियो को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा मारने के लिए आ जाता है। अब प्रिंस फू इतना डर जाता है और कहता है कि मैंने गलती से रोंग को धक्का दे दिया था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, और जियो से मदद की भीख मांग रहा होता है कि मुझे बचा लो, उसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा। तो जियो इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो एक नया प्लान करता है। वो प्रिंस रोंग की बॉडी उसकी मदर के पास ही रख देता है, और रोंगान और बाकी सारे पैलेस वालों को इस बात का पता चल जाता है। इसीलिए रोंगान मीटिंग खड़ी कर देती है और इन सब से पूछ रही होती है कि आखिर प्रिंस रोंग की डेथ कैसे हुई, क्योंकि वो तो वैसे भी प्रिंस फू के पैलेस में था। तो ये लोग रोंगान से झूठी कहानी कर देते हैं कि प्रिंस फू को अपनी मदर की याद आ रही थी, इसीलिए वो एकदम से पैलेस से डिसअपेयर हो गया। बाद में पता चला कि वो अपनी मदर की कब्र के पास गया था और सर पे चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हुई। इतने में ही जियो कहता है हम बगैर किंग के नहीं रह सकते, इसीलिए हमें जल्द
जल्द से जल्द किसी नए किंग की जरूरत है और फौरन प्रिंस फू के सामने आकर झुक जाता है और उसे किंग बन जाता है और सारे मिनिस्टर्स जियो के इस फैसले पर एग्री करने लगते हैं। अब जियो तो रोंगान के मुंह पर ही उसे धोखा दे देता है, इसीलिए वो शॉक हो जाती है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। अब जियो का मूड ऑफ होता है, इसीलिए युनलू उसे अपने साथ ले जाती है और उसे टी गार्डन में ले आती है और यहाँ युनलू उसे एक लीव देती है और उसे बताती है कि ये लीव दिखने में सख्त है मगर अंदर से उतना ही सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब वो उससे ये सारी बातें कर रही होती है, इसीलिए जियो उससे पूछता है कि तुम्हारी ये सारी बातें करने के पीछे क्या रीजन है, तो वो साफ उसे बता देती है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर स्माइल लाना चाहती हूँ। तो जियो का ऑलरेडी उसकी बातों से मूड ठीक हो जाता है और वो खुशी से उसके दिए हुए लीव्स को अपने पास ही लेकर घूम रहा होता है। रोंगान को पता चल जाता है इसका जो बंदा नैनियान के प्रिंस को इसके सीक्रेट मैसेज भिजवाता था उसे जियो ने पकड़ लिया है। इतने में ही इसके पास यान आता है और इसे बताता है कि प्रिंस फू कल यिनलू से मिलने के लिए गए थे। इससे रोंगान को ये पता चल जाता है कि प्रिंस फू को यिनलू पसंद है, इसीलिए ये यिनलू को नुकसान पहुंचाने का सोचती है और कुछ प्लान करती है। दूसरी ही तरफ यिनलू तरीके ढूंढ रही होती है कि वो किस किस तरीकों से जियो को खुश कर सकती है। इतने में ही इसके पास जैंग आती है जो कि रोंगान की भतीजी होती है और यिनलू को अपने साथ चलने का कह रही होती है कि आओ हम दोनों गेम खेलने के लिए बाहर चलते हैं। अब जैंग इसे कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रही होती है, इसीलिए युनलू को दाल में कुछ काला लगता है। वो इसके साथ चली तो जाती है मगर रोंगान के नाम का कार्ड वो अपने रूम में ही फेंक देती है जियो को क्लू देने के लिए। यहाँ पता चलता है कि जैंग उसे किडनैप करने के लिए लेकर आई होती है और ये बात युनलू को पता चल जाती है मगर जैंग इससे कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि जियो तुम्हें बचाने आएगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि वो तो काम के सिलसिले में सिटी से बाहर गया हुआ है। अब ये बात सुनते ही युनलू टेंशन में आ जाती है। इतने में ही उसे अपने कमरे में ड्रग का धुआं दिखता है और वहाँ प्रिंस फू को युनलू का लेटर भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि पहले आकर मुझे बचा लो। यहाँ पता चलता है कि रोंगान ने ये प्लान किया होता है कि जब प्रिंस फू युनलू को बचाने के लिए आएगा तो युनलू नशे की हालत में होगी और रोंगान वहाँ पहुंचकर इन दोनों को गलत इल्जाम में फ्रेम करा देगी, जिससे प्रिंस फू का नाम भी गंदा हो जाएगा और वो किंग भी नहीं बन पाएगा। कागाड़ आकर इसे बताता है कि युनलू मिसिंग हुई है और युनलू का फेंका हुआ कार्ड भी वो उसे दे देता है, जिसकी वजह से जियो को सब समझ आ जाता है कि रोंगान ने ही युनलू को पकड़ा हुआ है। तो जियो के बारे में सोच रही होती है कि वो कब आएगा उसे बचाने के लिए, मगर इतने में ही जियो उसे बचाने के लिए आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं और उसे बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बचाने के लिए प्रिंस फू आ रहा था मगर मैं उसे हटाकर उसके गेटअप में यहाँ आ गया। युनलू जियो को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे ड्रग का धुआं दिखाती है कि मुझे पहले ही इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए मैंने इसे सूंघा ही नहीं और गलती से वो धुआं उसके मुंह के करीब ले आती है और जियो उस धुएं को सूंघ लेता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब अपनी इस हरकत पर युनलू डर जाती है, इसीलिए उससे माफिया मांग रही होती है मगर इतने में ही बेदहानी में वो उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे जियो को जितना नशा चढ़ा था सारा उतर जाता है। अब वो और डर जाती है और उससे माफिया मांग रही होती है और चुप होने का तो नाम ही नहीं ले रही होती। इसीलिए पहले तो जियो उसे चुप कराता है और दूसरा उसे कमरे से बाहर निकाल देता है कि अगर यहाँ कोई आ गया तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। मगर जैसे ही वो रूम के अंदर आती है तो वहाँ जियो बैठा होता है। जियो को वहाँ मौजूद देखते ही वो शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तो जियो रोंगान से कहता है कि तुम तो अपने लोगों की सगी नहीं हो तो मेरी क्या सगी होगी, और ये भी कहता है कि अब वक्त आ गया तुम अपनी ये पोजीशन छोड़कर अब रेस्ट करो। जियो तो वहाँ पर बहुत ज्यादा सैड हुआ होता है मगर इतने में ही युनलू उसके पास ड्रिंक लेकर आती है सॉरी बोलने के लिए कि ये ड्रिंक पी के हम अपने सारे गिले शिकवे दूर कर देते हैं। मगर जियो युनलू को ये ट्री दिखाने के लिए ले आता है और इस ट्री पे रखकर वो उसे अपनी लाइफ की कहानी समझा रहा होता है कि एक बार जो इस पैलेस के अंदर आ जाए उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। युनलू उसकी बातें सुनकर समझ जाती है कि इसका मूड बहुत खराब है, इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए खुद अपने आप को तकलीफ दे रही होती है उस ट्री से फ्लावर गिराने के चक्कर में। अब जियो जब उसकी इन एफर्ट्स को देखता है कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है तो यही वो पल होता है जब उसको वो अच्छी लगने लगती है। अब दूसरे दिन प्रिंस फू फाइनली किंग बन जाता है। प्रिंस फू से याद दिलाता है कि बचपन में तुमने ही मुझे उस अंधेरे वाले रूम से बाहर निकाला था, उसके बाद से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए उसको खुद से दूर रखने के लिए जियो की मदद मांगती है और जियो को आइडिया देती है कि मैं तो लेट किंग यानी के प्रिंस फू के भाई की कॉन्कुबाइन थी, मैं तो उसकी भाभी हुई, इसीलिए इसे आइडिया देती है कि तुम इस टॉपिक को हाईलाइट करके फू को मुझसे दूर रखो। तो जियो उसकी बात मान लेता है। तो जियो इसे जानबूझकर बता देता है कि ये लोग आपकी और युनलू के बारे में गलत गलत बातें फैला रहे हैं कि आप अपनी भाभी के साथ ही रिलेशन रखे हुए हैं, इसीलिए इसे युनलू से डिस्टेंस मेंटेन करने को कहता है। मगर ये बात सुनते ही प्रिंस फू युनलू के बारे में सोचने लगता है कि उससे कैसा फील हो रहा होगा, इसीलिए फौरन उससे मिलने के लिए दौड़ा चला आता है और आते ही उसे हक कर लेता है। जियो भी जब प्रिंस फू के पीछे आता है तो उन दोनों को हक करता हुआ देख लेता है। ये देखकर जियो का खून खोलने लगता है और वहाँ प्रिंस फू युनलू को कहने लगता है कि तुम मेरी कॉन्कुबाइन बन जाओ, मगर इतने में ही युनलू उसे साफ इनकार
कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और उसे कह देती है कि मुझे अपनी फ्रीली जिंदगी चाहिए। तो प्रिंस फू उससे कहता है कि मैं तुम्हें फ्रीली जिंदगी दूंगा जिसमें तुम सुकून से रह सकती हो, मगर वो इससे कहती है कि मुझे अपनी ऐसी फ्री जिंदगी चाहिए कि जिसमें मैं किसी भी चीज को मना कर सकूं। अब ये बात सुन करके युनलू ने प्रिंस फू को रिजेक्ट कर दिया। जियो तो बहुत खुश होता है। दूसरी ही तरफ जियो और युनलू आपस में डिनर कर रहे होते हैं। अब युनलू काफी ड्रंक होती है, इसीलिए वो उसे अपनी पास्ट की कहानी बताने लगती है कि मेरी मदर कॉन्कुबाइन थी और बचपन में सारे बच्चे मुझे बुले करते थे ये कह के कि मेरा कोई फादर नहीं है और मैं अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। मगर एक दिन मेरा फादर मुझे और मेरी माँ को अपने साथ ले गया। हम बहुत खुश थे, मगर कुछ दिनों बाद मेरी माँ खुश नहीं थी क्योंकि हमारी हैसियत वहाँ पर कुछ नहीं थी। हम जैसे वहाँ कैद हो गए थे। इसीलिए युनलू कहती है कि मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ, कि मैं जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ उसके साथ करूँ। जियो उससे फौरन पूछता है कि तुम किसके साथ घूमना फिरना चाहती हो। तो युनलू फौरन जियो की तरफ इशारा करके कहती है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और ये कहते ही वो जियो की गोद में सरक कर लेट जाती है। अब ये बात सुनते ही जियो तो साथ में आसमान तक पहुंच जाता है, बहुत खुश होता है, इसीलिए उसे तंग भी कर रहा होता है। जब युनलू प्रिंस फू को उसी जगह ले आती है जहाँ पर ट्रिब्यूट लेडीज की कब्र है और इन्हें सही से दफनाया नहीं गया। यहाँ लाने के बाद युनलू यहीं पर सारी लड़कियों के साथ कार्ड्स खेलने लग जाती है और ये करने के लिए इसे जियो ने ही कहा था ताकि प्रिंस फू के सामने ये ऐसी ऊटपटांग हरकतें करे तो प्रिंस फू को खुद ही ये बुरी लग। अब युनलू की ये हरकतें देखकर प्रिंस फू गुस्सा तो करता है कि आखिर ये किस किस्म की हरकतें कर रही थी, मगर अभी भी युनलू इसके दिल से नहीं उतरती। अब जियो इसे मना कर देता है कि अभी आप युनलू को अपने पैलेस लेकर ना जाएं क्योंकि अभी उसे तौर तरीके नहीं आते कि एक लेडी को कैसे बिहेव करना चाहिए, इसलिए बेहतर है दूसरे घर में शिफ्ट कर दें और उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए टीचर रख दें। तो प्रिंस फू उसकी बात मान जाता है, मगर इससे कहता है कि युनलू कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे ही मेंशन में रहेगी क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। ये बात सुनकर जियो खुश हो जाता है क्योंकि वो तो चाहता ही यही था। जियो युनलू को अपने मेंशन ले आता है, मगर उसका मेंशन पैलेस से कम नहीं होता, यहाँ तक कि उसका मेंशन अंदर से इतना बड़ा होता है वो उसे चेयर पर बिठाकर लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पूरी इसे लग्जरियस लाइफ पे फूल गिर जाता है, इसीलिए वो खुद उसके सर से फूल हटाने लगता है। इनका ये रोमांटिक मोमेंट चल ही रहा होता है कि इतने में काओ आकर युनलू को खाने के लिए लेकर चला जाता है। सब वहां से चले जाते हैं, मगर जियो उस फूल को ही देखता रहता है और ये हरकत करते हुए उसे काओ देख लेता है और उसे सवाल करता है कि आप कब से फूल खाने लगे। दूसरी ही तरफ तो उसका सर्वेंट जियो से कहता है युनलू कुछ ज्यादा ही मैनरफुल बन चुकी है, इसीलिए ये जियो से कहता है कि तुम युनलू को ड्रीम हाउस भेज दो वहां जाकर, ताकि वो ये सीखे कि लड़कों का दिल कैसे जीता जाता है और एक लड़की को कैसे रहना चाहिए। अब ये सारी बातें काओ सुन लेती है और युनलू को आकर बता देती कि जियो तुम्हें ड्रीम हाउस भेज रहा है। अब ये बात सुनकर युनलू को काफी गुस्सा आने लगता है कि जियो मेरे पीठ पीछे प्रिंस फू का साथ दे रहा है और मुझे ड्रीम हाउस भेजना चाह रहा है। जियो आकर उससे बात करने लगता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे काफी बातें सुनाने लगती है कि अगर तुम मुझे ड्रीम हाउस भेजना चाहते हो तो मैं वहाँ चली जाऊंगी क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। अब ये सारी बातें सुनकर जियो को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कह देता है कि हाँ जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। तो युनलू भी गुस्सा करते हुए जाने लगती है तो उसका पाँव पिलर पर लग जाता है और कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। दूसरी तरफ युनलू ड्रीम हाउस पहुंच जाती है और ड्रीम हाउस की जो मालिक होती है और इसका नाम होता है मैंग। युनलू मैंग के गेटअप में नकाब करके आती है और डांस करने लगती है। काओ तो युनलू को बिल्कुल नहीं पहचानता, मगर टैंग उसे बता देती है कि ये युनलू है। अब ये बात फौरन वो जियो को बताने के लिए आ जाता है। तो ये बात सुनकर जियो बहुत जेलस होने लग जाता है कि युनलू सबके सामने डांस कर रही थी। मगर जब काओ उसे ये बताता है कि युनलू ने नकाब किया हुआ था मगर उसने मैंग के कपड़े पहने हुए थे, तो ये सुनकर जियो और तपने लग जाता है क्योंकि मैंग की ड्रेसिंग थोड़ी बोल्ड है और वापस काओ को युनलू के पास भेजने लगता है कि जाओ देखो कि अब वो क्या कर रही है। तो अब काओ साफ इनकार कर देता है कि अब मैं ड्रीम हाउस नहीं जाऊंगा क्योंकि टैंग मेरा मजाक उड़ा रही थी और अगर आपको युनलू की इतनी फिक्र है तो अब आप खुद जाकर उसे वापस ले आए। अब जियो इतना जेलस होने लग जाता है कि अब वो खुद फैसला कर लेता है कि वो युनलू को वापस ले आएगा। इसीलिए सुबह होते ही वो ड्रीम हाउस पहुंच जाता है, मगर जैसे ही वो युनलू को डांस करता हुआ देखता है तो उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसे देखता ही रहता है। मगर जैसे ही युनलू की नजर जियो पर पड़ती है तो उसका बैलेंस आउट होने लगता है और वो गिरने लगती है। तो जियो सब छोड़ छाड़ कर उसे गिरने से बचा लेता है। अब जियो ऑकवर्ड होने लग जाता है, इसीलिए युनलू से कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम आ जाना। ये वहाँ शो स्टार्ट होता है, सब शो को देख रहे होते हैं मगर जियो युनलू को देख रहा होता है और इतने में ही उसे वहाँ से दूसरी साइड पर ले जाता है। जियो युनलू को लैंटर्न गिफ्ट करता है तो युनलू कहती है कि मेरी माँ के बाद पहली बार किसी ने मुझे लैंटर्न गिफ्ट करी है। अब शी उससे कहती है कि क्या तुम हर साल इस फेस्टिवल में आते हो। तो जियो उसे अपने पास्ट की थोड़ी बहुत कहानी सुनाने लगता है कि हम लोग पहले गरीब थे और मेरे भाई को लैंटर्न बहुत अच्छी लगती थी मगर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए फेस्टिवल खत्म होने के बाद
बाद लोगों की बची कुची लैंटर्न ही वो एंजॉय करता था। और हमारे पेरेंट्स की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो युनलू उससे सवाल करती है कि तुम्हारा भाई अब कहाँ है। तो जियो बताता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये बात सुनकर युनलू इमोशनल होने लगती है कि जियो का दुनिया में कोई नहीं है। वहाँ पर प्रिंस फू आ जाता है और युनलू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। और युनलू के हाथ में जियो का दिया हुआ लैंटर्न देखकर कहता है कि ये तो बड़ा बेकार सा लैंटर्न तुम पकड़ी हुई हो, आओ मैं तुम्हें दूसरा लैंटर्न दिखाता हूँ। और युनलू का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। ये देखकर जियो को गुस्सा आने लगता है। प्रिंस फू युनलू को अपने हाथ के बनाए हुए लैंटर्न दिखाने लगता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। यहाँ तक कि प्रिंस फू युनलू से अब कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा होता है कि उससे खुद शॉल उड़ाने लगता है। ये सब दूर खड़ा जियो देख देख कर जेलस होता रहता है। अब ये लोग जब बाहर फेस्टिवल देखने के लिए दोबारा आते हैं, इतने में ही वहाँ पर नैनियान के प्रिंस का भेजा हुआ जासूस आ जाता है और वो वहाँ पर पैसे फेंक कर हलचल मचा देता है। और जियो इसे देख लेता है, इसीलिए उसे पकड़कर ठीक ठाक मारने लगता है। और जब ये बात प्रिंस फू को पता चलती है कि ये नैनियान के प्रिंस का भेजा हुआ जासूस है, तो वो बगैर कुछ सोचे समझे बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। ये बड़ा खुश होता है और युनलू से कहता है कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और अब नैनियान के प्रिंस की वजह से पैलेस के बाहर बहुत खतरा होता है, इसीलिए प्रिंस फू ये फैसला करता है कि युनलू अभी और इसी वक्त मेरे साथ पैलेस चलेगी। और अब जियो लाख बहाने करता है, मगर प्रिंस फू अपने फैसले से नहीं हटता और युनलू को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब दूसरे दिन का सारा सामान इसके घर से जा रहा होता है कि मगर जियो फिर भी हार नहीं मानता और प्रिंस फू से बात करने के लिए आ रहा होता है। मगर इतने में ही इन लोगों को वहाँ पर युनलू की स्टेप मॉम दिखती है, जो कि वहाँ सीन क्रिएट कर रही होती है। और वो इसलिए सीन क्रिएट कर रही होती है क्योंकि इसकी बेटी की शादी नैनयान के प्रिंस के साथ तय की हुई थी। मगर अब तो नैनयान के प्रिंस के साथ पैलेस के ताल्लुकात तो खराब हो जाते हैं और प्रिंस फू भी नैनयान के प्रिंस की पोजीशन को गिराने का फैसला कर रहा होता है। इसीलिए अब युनलू की स्टेप मॉम पलट जाती है और शादी कैंसिल करना चाह रही होती है। ये टॉपिक लेकर जियो प्रिंस फू के पास चला आता है और उसे समझाता है कि अगर आपने नैनियान के प्रिंस की पोजीशन नीचे करी तो वो बदला लेने के लिए दूसरे प्रिंस के साथ मिलकर आपके खिलाफ जाएगा और फिर हमारा उसको नीचे गिराना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नैनियान के प्रिंस को गिराने का सही तरीका यही है, हम उसकी शादी यिंगी यानी के युनलू की स्टेप सिस्टर के साथ करवा दें। और नैनियान के प्रिंस के हाथ में मिलिट्री पावर भी होती है, तो प्रिंस फू जियो की बात फौरन मान जाता है और कल ही उसे नैनियान के प्रिंस के पास जाने को कहता है कि शादी के सारे तोहफे लेकर तुम वहाँ पहुँच जाओ। तो जियो मान तो जाता है, मगर जाते जाते वो फिर नए नए बहाने करने लगता है कि युनलू को पहले सभी ना बुलाया जाए। तो प्रिंस फू उसकी बात मान जाता है। अब प्रिंस फू दिन ब दिन तेज होता जा रहा होता है और ये जियो को जल्द से जल्द कल इसलिए भेज रहा होता है क्योंकि किंग होने के बावजूद भी सारे मिनिस्टर्स, सारे लोग जियो से डरते हैं। प्रिंस फू चाहता है कि इन लोगों को तो मुझसे डरना चाहिए, मगर जब तक जियो इस पैलेस के अंदर होगा ये मुमकिन नहीं है। दूसरी ही तरफ यिंगी रो रही होती है क्योंकि अब इसे शादी नहीं करनी होती, तो इसकी माँ की चालें अब तक खत्म नहीं होती और ये कहती है कि नैनियान के प्रिंस ने हमारी बेटी की शक्ल तो नहीं देखी, तो क्यों ना हम अपनी बेटी की जगह युनलू को वहाँ भेज दें शादी के लिए। तो युनलू का फादर मना करता है कि अब वो कोई पुरानी वाली युनलू नहीं है, अब उसका भी अपना स्टेटस है। प्रिंस फू उसे फेवर करता है और सिर्फ युनलू की स्टेप मॉम ही लालची नहीं होती बल्कि युनलू का अपना फादर भी बड़ा ही लालची होता है। वो युनलू की अभी फेवर इसलिए कर रहा होता है क्योंकि अभी उसके पीछे बड़े बड़े लोग जो हैं, और ये भी पता चलता है कि युनलू की माँ की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी। इन लोगों ने युनलू से ये खबर इसलिए छुपाई ताकि बाद में उसका इस्तेमाल कर सके और युनलू के पास खबर पहुंचा देती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए तुरंत घर वापस आए। अब ये बात सुनकर तो युनलू परेशान हो जाती है, इसीलिए अपने घर दौड़ी चली आती है। मगर जैसे ही आती है तो उसकी स्टेप मॉम उसे कैद कर लेती है। दूसरे दिन जियो जाने की तैयारी कर रहा होता है और इसे ये मालूम होता है कि प्रिंस फू इसे जानबूझकर भेज रहा है ताकि खुद पावर हासिल कर सके, मगर ये फिर भी जा रहा होता है क्योंकि इसका असल मकसद तो नैनियान के प्रिंस को खत्म करना है। मगर इतने में ही इसे पता चलता है कि युनलू अभी तक अपनी माँ के घर से वापस नहीं आई, तो जियो को गड़बड़ लगती है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं, इसीलिए वो फौरन युनलू के घर जाने लगता है। और वहाँ पहुँचने के बाद हर जगह युनलू को ढूंढ रहा होता है कि इतने में वहाँ पर युनलू तो नहीं मिलती, मगर उसकी मेड टैंग मिल जाती है और सारी कहानी बता देती है कि ये लोग जबरदस्ती अपनी बेटी की जगह युनलू की शादी करवा रहे हैं और इन लोगों ने युनलू को भेज भी दिया। अब ये बात सुनकर जियो का खून खौल जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि दुआ करो कि युनलू सही सलामत हो, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। दूसरी ही तरफ ये लोग युनलू को बांध कर नैनियान के प्रिंस के पास भेज रहे होते हैं, मगर इतने में युनलू की आंख खुल जाती है और वो जियो का नाम ही ले रही होती है क्योंकि इसने जियो को अपने घर जाता हुआ देखा था।
मगर ये सोचती है कि क्या पता जियो को पूरी कहानी पता ही ना हो कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, इसीलिए मुझे खुद ही यहाँ से बचकर निकलना होगा। और वो किसी न किसी तरीके से अपनी रस्सियां खोल लेती है और उस स्टेयर से उतरकर भागने लगती है। तो ऑब्वियसली सारे लोग उसका पीछा करते हैं और इसीलिए युनलू बुरे तरीके से फंस जाती है। मगर जियो के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। वो तुरंत युनलू को बचाने के लिए आ जाता है और सारे लोगों को ठीक ठाक मार के युनलू को बचा लेता है और फौरन युनलू के पास आ जाता है कि तुम ठीक तो हो। युनलू वापस अपने जब घर आती है तो वहाँ एक औरत उसे बताती है कि आप इतने दिनों बाद क्यों आ रही हैं? आपकी माँ आपको बहुत याद कर रही थी पहले। सुनकर जन में आ जाती है कि पहले क्या मतलब है कि आपकी माँ की डेथ हुए हुए तो 6 महीने हो चुके हैं। ये बात सुन के युनलू के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो फौरन उससे अपनी माँ की कब्र की जगह के बारे में पूछ के जियो के साथ वहीं पहुंच जाती है। और अपनी माँ की कब्र को देखकर वो इतना शॉक होती है कि उसके घर वालों ने, यहाँ तक कि उसके फादर ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब इस दुनिया में युनलू का कोई नहीं बचा होता। उसका फादर तो बस होने ना होने के बराबर ही है। मगर जियो वहाँ होता है युनलू को सहारा देने के लिए। दूसरी ही तरफ युनलू सीधा अपने घर आती है और वहाँ उसकी पूरी फैमिली पहले ही मौजूद होती है। जियो इन लोगों को बता देता है कि तुम लोगों ने पैलेस वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि ट्रिब्यूट लेडीज में नाम तो यिंगी का था और तुम लोगों ने भेज युनलू को दिया, इसीलिए तुम लोगों को सजा मिलेगी। अब ये बात सुनते ही सारे के सारे माफी मांगने लगते हैं और युनलू का फादर सारा का सारा इल्जाम युनलू की स्टेप मॉम पे लगा देता है कि सारा कसूर इस औरत का है और दोबारा से यिंगी की शादी नैनयान के प्रिंस के साथ तय कर दी जाती है। यिंगी इस फैसले को मना करने लगती है मगर अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी ही तरफ ये लोग सारे शिप में बैठ के इसकी स्टेप सिस्टर भी आ जाती है और ये अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई होती। युनलू का सामान उठाकर शिप से बाहर फेंकने लगती है, ये कह के इस शिप में मेरा सामान रखा जाएगा। अब युनलू कोई डरने वालों में से तो होती नहीं है, इसीलिए बदले में उसका सामान भी उठाकर बाहर फेंकने लगती है। और जब यिंगी उसे रोकने लगती है तो युनलू उसके मुंह पर रखकर थप्पड़ देती है और एक बार नहीं बल्कि 2 बार देती है। अब यहाँ इनकी लड़ाई चल रही होती है और इतने में ही जियो आ जाता है और वो आके डेफिनेटली युनलू की ही साइड लेता है और यिंगी से कहता है कि ये शिप तुम्हारी नहीं है, ये शिप सिर्फ और सिर्फ युनलू की है। और यिंगी को छोटी शिप में भेज देता है जिसमें ये खुद जा रहा था और खुद युनलू के साथ इस शिप में जाने लगता है। अब ये युनलू को उसका रूम दिखाता है तो जियो और युनलू का रूम बराबर में ही होता है। युनलू को सी सिकनेस हो जाती है, इसकी वजह से इसे वॉमिटिंग होने लगती है और ये जियो को नहीं बता रही होती कि इसकी तबीयत खराब है, क्योंकि इसके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही होती हैं कि जियो इसे पसंद करता है और बेवजह इसके लिए परेशान हो जाएगा। इतने में ही रूम में जियो आ जाता है और इसे युनलू की तबीयत खराब होने का पता चल जाता है। तभी खुद अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगता है और यहाँ तक कि उसकी इतनी केयर कर रहा होता है, युनलू को मुंह तक साफ करने नहीं देता, वो तक ये इसके लिए खुद कर रहा होता है। यहाँ इन दोनों का अच्छा रोमांटिक माहौल चल ही रहा होता है कि इतने में युनलू उल्टी कर देती है। अब इतने में ही दिखाते हैं कि इनकी शिप में नैनयान का प्रिंस अपने गुंडे भिजवा देता है और जियो जब उन गुंडों को देखता है तो खुद भी उनसे लड़ने के लिए कूद पड़ता है। ये सीन काफी ही ब्यूटीफुल तरीके से इन लोगों ने पोर्ट्रे किया होता है। बहुत ही अमेजिंग फाइट चल रही होती है कि इतने में वो सारे गुंडे जियो पर ही ज्यादा अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में वो आए ही उसे मारने के लिए होते हैं। इसीलिए वो जियो को कश्ती से बाहर फेंक देते हैं मगर वो बच जाता है। और युनलू जब जियो को खतरे में देखती है तो उसके पाँव पर कंट्रोल नहीं होता और वो दौड़ी चली आती है उसे बचाने के लिए, जिसकी वजह से जियो वापस कश्ती में आ तो जाता है मगर युनलू को डांटने लग जाता है कि तुम यहाँ फाइट में क्या कर रही हो। तो वो जियो को बता देती है कि मैं अपने पाँव पर कंट्रोल नहीं कर पाई तुम्हें खतरे में देख के। अब जियो का सारा फोकस उन गुंडों से हटकर युनलू पर आ जाता है कि कहीं इसे कोई नुकसान न पहुंचे, कि इतने में ही कोई शख्स युनलू को तीर मारने लगता है। जियो युनलू को बचा तो लेता है मगर वो तीर जियो को लग जाता है और तीर लगते ही वो पानी में गिर जाता है और युनलू जियो को बचाने के चक्कर में खुद भी पानी में कूद जाती है। फिर दिखाते हैं कि इन दोनों की जान तो बच जाती है मगर ये दोनों समंदर के किनारे बेहोश पड़े होते हैं और युनलू की आंख खुलते ही उसे जियो की फिक्र होती है और उसे उठाने के लिए चली आती है, मगर जियो काफी जख्मी होता है इसीलिए वो उठ नहीं रहा होता। पास में ही कोई खाली घर होता है इसीलिए युनलू उसे अंदर ले आती है और सबसे पहले वो तीर उसकी बॉडी में से निकालने की कोशिश कर रही होती है। और अब जियो को सबसे ज्यादा डर युनलू को खोने का होता है, इसीलिए वो ख्वाब भी युनलू को ही देख रहा होता है कि उसे कोई नुकसान पहुंच गया। अभी डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है और युनलू अभी तक उसकी बॉडी में से तीर नहीं निकाल पाई होती क्योंकि वो खुद इतना डर रही होती है और इतना घबरा रही होती है। तो जियो एक झटके में वो तीर अपनी बॉडी में से निकाल लेता है और युनलू से कहता है कि चोट मुझे लगी है और चिल्ला तुम रही हो। अब युनलू को उसकी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसीलिए अपनी ड्रेस का थोड़ा पीस फाड़ के
वो उसकी चोट पर रखने लगती है खून बहने से रोकने के लिए। अब जियो जब युनलू को अपनी इतनी केयर करता हुआ देखता है तो फिर से पिघलने लगता है। युनलू जियो के लिए पानी लेकर आती है कि इतने में जियो की जेब से कोई दवाई गिर जाती है। युनलू ये दवाई देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दवाई मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। इसीलिए ये दवाई वो जियो को जबरदस्ती खिला देती है, मगर इससे क्या पता कि ये दवाई जियो अपनी दाढ़ी रोकने के लिए खाता है ताकि किसी को इस पे शक ना हो कि ये कास्ट्रेटेड मैन नहीं है। और युनलू की जिद के सामने इसकी एक आवाज नहीं निकलती और चुपचाप ये दवाई खा लेता है। और जियो को पता चल जाता है कि वो गुंडे नैनयान के प्रिंस के भेजे हुए थे और नैनयान का प्रिंस इसे मार देना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि जियो उसके शहर वेस्ट्रू में क्यों आ रहा है। अब जियो की तबीयत पहले से बेहतर हो जाती है। वो चाहता तो यहाँ से जा भी सकता था, मगर वो युनलू को कहता है कि जब तक हमारे लोग हमें नहीं ढूंढ लेते हम यहीं रहते हैं। अब दूसरी ही तरफ युनलू को काफी ठंड लग रही होती है और जियो ये चीज नोटिस कर लेता है, इसीलिए धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगता है और उसे हक कर लेता है ये कह के कि शायद अब तुम्हारी ठंड थोड़ी कम हो जाए। तो युनलू भी खुश हो जाती है कि हाँ मुझे अब थोड़ा सुकून मिला। साथ ही साथ जियो इसे बार बार हाइनेस हाइनेस कह के बुला रहा होता है, इसीलिए वो गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे हाइनेस कह के ना बुलाओ बल्कि तुम मुझे मेरे निकनेम से बुलाओ। और इसका निकनेम होता है जोयिंग और ये जियो से कहती है कि तुम मुझे अपना निकनेम बताओ। मगर जियो के बचपन में ही उसके सारे घर वालों की डेथ हो जाती है, सिर्फ उसका भाई और यही बचते हैं, इसीलिए इसको निकनेम देने वाला कोई नहीं था। मगर ये फिर भी अपनी तरफ से युनलू के नाम का मिलता जुलता नाम निकाल लेता है, हैंग जियांग। युनलू ये बात समझ जाती है, इसीलिए उससे कहती है अगर तुम्हारे किसी बड़ों ने तुम्हें ये निकनेम नहीं दिया मैं तुम्हें ये निकनेम देती हूँ और इसी नाम से तुम्हें बुलाऊंगी। अगर ये बात कहते कहते ही वो सो जाती है, अपने आप पे कंट्रोल है और उसे किस करने लगता है, मगर किस के दौरान ही उसे होश आता है कि वो गलत करा है। इसीलिए वो युनलू के पास से ही हट जाता है और रूम से बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। अब इसकी खुद की तबीयत खराब होती है और इतनी ठंड में ये रूम के बाहर ही बैठ जाता है, अंदर नहीं जाता। मगर साथ ही साथ वो किस ये रिग्रेट नहीं कर रहा होता। अब सुबह होते ही जियो युनलू के रूम में चला आता है और फिर से उसे किस करने लगता है और इस बार तो युनलू भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं करती और उसे किस करने लगती है। मगर पता चलता है कि ये सब तो युनलू ख्वाब देख रही होती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो खुद भी हंस पड़ती है कि मैं किस तरीके की चीजें सोच रही हूँ। और जब उसकी नजर कमरे पर पड़ती है तो वहाँ उसे कहीं जियो नजर नहीं आता, इसीलिए जब वो रूम से बाहर आकर चेक करती है तो जियो बाहर सो रहा होता है। अब पूरी रात ठंड में सोने की वजह से वो सफेद पड़ जाता है। अब यहाँ इन दोनों का काफी अच्छा वक्त गुजारा होता है, सारी टेंशनों से दूर। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि दूसरे दिन काओ और सब युल्लू और जियो को ढूंढ लेते हैं। जियो जब इन लोगों को आता देखता है तो फौरन युल्लू के साथ रूम में छुप जाता है क्योंकि ये चाहता ही नहीं था कि ये लोग इन्हें ढूंढे। एनियान के प्रिंस को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लियांगशी, क्योंकि उन्हें जियो नहीं मिल रहा इसीलिए वो इस लियांगशी के ही गार्ड्स मांग रहे होते हैं हेल्प के लिए। तो लियांगशी अपने गार्ड्स भिजवाने के लिए मान तो जाता है मगर सीक्रेटली ऑर्डर भिजवा देता है कि अगर ये जियो तुम लोगों को कहीं पर भी दिखे तो उसे वहीं मार दो। वहाँ जियो और युनलू प्रिंस युवान वैन के शहर आ जाते हैं तो वहाँ से जियो युवान वैन से मिलने आता है। तो युवान वैन इसे अपने घर में रहने का कह रहा होता है मगर ये नहीं रहता क्योंकि इस शहर में इसने अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लिया होता है। बस इसे यहाँ थोड़ा डराने के लिए आता है कि मुझ पर यहाँ किसी ने अटैक करवाया था, इसीलिए मैंने अपने गार्ड्स को भी यहाँ बुला लिया, जिससे युवान वैन डर जाता है कि मुझे यहाँ खुलेआम इस पर अटैक नहीं करवाना चाहिए वरना मैं फंस जाऊंगा। और इसे भी पता चल जाता है कि रोंगगान पैलेस में वापस आ गई है, इसीलिए कहता है कि जाकर उससे पता लगाओ कि जियाओ की कोई कमजोरी है या नहीं। और वहाँ युनलू अपने कजन के साथ होती है जिसका नाम होता है चेंग। इसकी फैमिली में सिर्फ इसका कजन ही बचा होता है और वो भी यहाँ प्रिंस युआन वैन की कैद में फंसा होता है। तो युनलू इसे कहने लगती है कि मैं जियो से कहकर तुम्हें बचा लूंगी, मगर जियो तो मशहूर होता है कि वो संगदिल और बुरा इंसान है, इसीलिए ये मना कर रहा होता है कि तुम भी उससे दूर रहो। मगर ये अपने कजन को सच्चाई बता देती है कि वो जियो से मोहब्बत करती है, इसीलिए उसके साथ घूम रही है। कि इतने में वहाँ जियो खुद आ जाता है और उन दोनों को साथ देखकर जेलस होने लगता है। युनलू उसे देखकर सीधी उसी के पास चली जाती है और बताने लगती है कि ये मेरा कजन है, मेरे भाई जैसा है और इसकी मदद करने का कहती है। मगर चैंग खुद मना करके जाने लगता है कि मुझे इस इंसान की मदद की कोई जरूरत नहीं है। उसे जाता देखकर युनलू को उसकी फिक्र होती है तो खुद भी उसके पीछे जाने लगती है, मगर जियो उसे जाने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम्हें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जब हमारा मैटर यहाँ सॉल्व हो जाएगा तो इसे भी मैं बचा लूंगा। और इसे अपने साथ ले जाता है वो घर दिखाने के लिए जहाँ ये दोनों रुकेंगे। इससे उसी नदी के किनारे वाले घर ले आता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। तब तो ये घर बिल्कुल कबाड़ था मगर जियो ने इस घर पर काम कराकर इसको बिल्कुल नया बना दिया। मगर इसका जेलसी मूड अभी भी खत्म नहीं होता। इससे कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो बता दो,
वो समझ जाती है कि ये इसकी कज़न की बात कर रहा है, इसीलिए कहती है कि क्या तुम इस बात को जाने नहीं दे सकते? तो उसकी शक्ल से लग नहीं रहा होता कि वो जाने देगा। इसीलिए वो खुद ही टॉपिक चेंज करके पतली गली से निकल जाती है और उसे वहाँ खुश बैठा देखकर वो भी खुश हो जाता है। वहाँ जियो की पुरानी दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आ जाती है, जिसका नाम होता है बाय। वहीं चिल्ला कर कहने लगती है कि जब वो कुछ नहीं था, उसके पास पावर नहीं थी, तब से मैं उसे जानती हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। गार्ड उसे भगाने लगते हैं कि वो यहाँ नहीं है, कि इतने में रोंगान उस लड़की को वहाँ खड़ा हुआ देख लेती है। उधर यूनलू और जियो ने अपने असिस्टेंट्स का बंदोबस्त किसी और घर में करा हुआ होता है और खुद वो दोनों वहाँ रह रहे होते हैं। मगर ये बात टैंग को नहीं पता होती। वो सोचती है कि शायद वो बेचारी वहाँ अकेले रह रही है, इसलिए उससे मिलकर आती हूँ। मगर इसे ये नहीं पता होता कि वो वहाँ उसके साथ आराम से एंजॉय कर रही होती है। इन दोनों को साथ हंसी खुशी बैठा देखकर ये तप जाती है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि युनलू की सेटिंग जियो से हो। इसीलिए जाकर दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। अब जियो तो युल्लू के प्यार में पूरा गिरफ्तार हो चुका होता है। उसकी नजरें नहीं हट रही होती उससे, जो वो कह रही होती है वही कर रहा होता है। यहाँ तक कि जब वो उसकी तलवार उठाकर कहीं और रखने लगती है, तो काऊ कहता है कि जियो को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी तलवार को कोई हाथ लगाए। तो कहता है कि नहीं, इसको अलाउ है, जो करना चाहती है करने दो। अब युल्लू को रात में भूख लगती है तो जियो से कह के खाना मंगवाती है। इसके सारे गार्ड यहाँ मिशन पर आए होते हैं कि अब आप कोई अगला हुक्म दें कि युवान वैन के साथ क्या करना है। मगर ये सब छोड़ के वो उनसे खाने मंगवा रहा होता है कि जाओ कुछ अच्छा खाना लेकर आओ। मगर वो जो खाना लाते हैं वो उसे पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे बाहर ले आती है। मगर वहाँ एक प्यारा सा पपी आ जाता है, जिसे देखकर वो अपना सारा खाना उसे खिलाती रहती है, कुछ नहीं खा रही होती। तो वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है, तब जाकर खाती है। खाना खाने के बाद जब ये लोग जाने लगते हैं तो एक बंदा इन्हें डॉग को भी ले जाने को कहता है और इन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझ रहा होता है। ये सुनकर जियो इतना खुश होता है कि डॉग को भी अपने साथ ही ले जाता है। अब रात को टैंग युनलू को पकाने लगती है, यही कह के कि आप जियो से दूर रहे, क्योंकि एक तो वो कास्ट्रेटेड मैन है और दूसरा आपकी किंग फू से शादी होगी, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि आप जियो को पसंद करती हैं तो बहुत बुरा होगा। मगर युनलू को किसी चीज की टेंशन नहीं होती, ना किसी का डर होता। वो बस इतना जानती है कि वो जियो को पसंद करती है और कुछ नहीं सोचना चाहती। ये इसे ज्यादा पकाती है तो कमरे से चली जाती है और सीधी जियो के रूम में आ जाती है। इसकी तो हालत ऐड हो जाती है कि ये रात को मेरे रूम में क्यों आ गई। सीधी आकर उसके बेड पर बैठकर कहती है कि मैं आज तुम्हारे साथ सोऊंगी। ये सुनकर तो उसकी खुशी का कोई जवाब नहीं होता और फौरन मान जाता है। मगर पिछले आधे घंटे से मच्छर मार रहा होता है, उसके साथ नहीं लेट रहा होता। वो कहती है कि आधी रात को कौन से मच्छर भगा रहे हो तुम, और उसे अपने साथ लेटने का कहती है और वो लेट भी जाता है और लाख बहाने करती है उसे हक करके सोने में। मगर उसकी हालत बहुत टायर्ड हुई हुई होती है, लड़की से ज्यादा वो घबरा रहा होता है। तो मौका पाकर उसे निकलवाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तो बनकर सो जाता है ताकि जवाब न देना पड़े। तो वो फिर इसे पूरा टाइम तंग कर रही होती है और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती और उसे किस कर लेती है। तो जियो की खुशी का तो कोई जवाब नहीं होता। जैसे ही युनलू को एहसास होता है कि वो उठा हुआ है, तो फौरन उसे हक करके उसके साथ ही सो जाती है। सुबह टैंग उसे हर जगह तलाश कर रही होती है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो काओ उसे बताता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम है। अगर वो अपने रूम में नहीं है तो डेफिनेटली जियो के रूम में होगी। ये कहते ही जियो के रूम से युनलू बाहर आ रही होती है। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर दूसरी ही तरफ जियो की जो दोस्त होती है, जो रोंगान को मिल गई थी, उसको रोंगान जियो के पास भिजवा देती है कि उस पर नजर रख सके और उसकी कमजोरी पता कर सके। तो जियो उसे युल्लू से छुपा रहा होता है, मगर युल्लू उसे देख लेती है, बड़ा जेलस होती है और जाने लगती है। तो जियो उसके पीछे आकर उसे समझाता है कि ये मेरी पुरानी दोस्त है। ये अचानक काओ आकर उसे बताता है कि आपकी दोस्त रो रही है, आप जाकर उसे देख ले। ये सुनकर युल्लू इतना जेलस होती है कि जियो के पैर पर जोर से मारकर जाती है। जियो समझ जाता है कि ये नाराज हो रही है, तो कहता है कि रोने दो उसे। अब जियो की दोस्त जियो के लिए सूप लेकर जा रही होती है, मगर जाने से पहले वो उसके अंदर कुछ मिला देती है और ये युल्लू देख लेती है। इसे लगता है कि कहीं वो जियो को जहर ना दे रही हो, तो फौरन जियो को उस सूप पीने से रोकने चली आती है। जियो युल्लू को वहां से जाने को कहता है, मगर वो नहीं सुनती और उल्टा वो प्याला छीन कर खुद वो सूप पी जाती है, क्योंकि जियो बार बार कह रहा था कि इस सूप में पॉइजन नहीं है। इसीलिए वो पीकर चेक करने लगती है, मगर पीते ही उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और बेहोश हो जाती है। तो जियो की हालत खराब हो जाती है, वो पूरा घर सर पर उठा लेता है। सारे डॉक्टर्स पर चिल्लाता रहता है कि इसे जल्दी ठीक करो और किसी पर भी उसके मामले में ट्रस्ट नहीं करता, यहाँ तक कि टोंग पर भी नहीं। तो उसे गले से लगाकर बैठा रहता है, मगर पता चलता है कि सूप में कोई जहर नहीं होता, बल्कि युल्लू का पेट खराब होता है। ये डर जाता है इसके हवाले से कि अगर इसे कुछ हो जाता तो, इसीलिए ये इसे अपनी पास्ट की कहानी सुना डालता है कि इसका और इसकी दोस्त का क्या ताल्लुक है।
ये बताता है कि मैं असली जियो नहीं हूँ। असल में इसका ट्विन भाई था जिसे कोई मार देता है और वो ही पैलेस में काम करता था। तभी इसने अपने भाई का रिवेंज लेने के लिए उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम सब लिया और पैलेस में आ गया। ये कहता है कि इसने अपने भाई के मर्डरर को नहीं देखा, मगर बस इसने इतना देखा था कि जिसने उसके भाई को मारकर फेंका था, वो गाड़ी प्रिंस ऑफ नैनियान की थी, यानी कि लियांगशी की। जब ये उससे बदला लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि इसने मेरे भाई को मारा था। और ये दोस्त भी इसकी दोस्त नहीं है बल्कि इसके भाई की दोस्त थी और ये अपनी हकीकत नहीं बताना चाहता उसे, इसीलिए उसे बर्दाश्त करा है। जियो को अपने दोस्त का राज भी पता होता है कि किसी ने इसे यहाँ भेजा है मुझ पर जासूसी करने के लिए और उस सूप में इसने जहर मिलाया था मगर जियो ने वो सूप बदल दिया था। इसीलिए ये इससे कहता है कि शुक्र करो कि वो सूप मैंने बदल दिया था, वरना तुम आज मेरे सामने जिंदा खड़ी ना होती अगर युल्लू को कुछ हो जाता तो। अब ये लियांगशी को पकड़ने के लिए जितना भी उसने करप्शन किया होता है, जितना भी फ्रॉड किया होता है, वो सब सबूत लेकर उसे पकड़ने के लिए आ जाता है और इससे अपने भाई के बारे में पूछने लगता है कि तुमने उसको क्यों मारा था। तो लियांगशी को तो कुछ याद ही नहीं होता क्योंकि वो 6 साल पुरानी बात होती है। उस दिन कोई फेस्टिवल था, मगर मैं तो कहीं गया ही नहीं था, मैं तो ड्रिंक पी के सो गया था जल्दी। तो ये सुनकर ये कंफ्यूज हो जाता है कि है, अगर इसने मेरे भाई को नहीं मारा तो फिर किसने मारा। उदास होकर युल्लू के पास आकर बैठ जाता है और वो उसे तसल्लियां देती रहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अब अचानक जिया उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है कि हम दोनों अभी शादी कर लेते हैं। वो मान जाती है और अभी खड़े खड़े दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मगर इन्हें ये नहीं पता होता कि खतरा इनकी तरफ काफी बढ़ता चला आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर किंग फू पहुंच जाता है और इसे यहाँ आकर पता चल जाता है कि युल्लू का कोई लवर है। तो इसे लगता है कि शायद वही कजन इसका लवर होगा। तो युल्लू को वापस अपने साथ पैलेस ले जाता है और जियो को इसी शहर में रुकने का कहता है कोई और काम लगाकर। किंग फू इतना जल रहा होता है ये जानकर कि इसका कोई और लवर है, आज ही उसके साथ नाइट स्पेंड करने का प्लान करता है। तो वो ऐसी दवा पीने लगती है जिससे उसकी शक्ल खराब हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड ना कर सके। मगर प्रिंस वो ये जान लेता है। टोंग अपने ऊपर इल्जाम ले लेती है कि ये सब कुछ मेरा प्लान था। तो किंग वो उसे सजा दिलवाने के लिए भेज देता है और युल्लू को सजा देने के लिए किसी और घर में कैद कर देता है और सब लोगों में ये झूठी खबर फैलाने को कहता है कि सबको बता दो कि इसने मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली है, ताकि सबको पता चल जाए कि ये मेरी वुमन है और मैं इसी से शादी करूंगा। अब ये खबर जब जियो को पता चलती है तो उसका खून खौल जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। ये फौरन उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है कि मैं उसे बचा कर ले आऊंगा, मगर उससे पहले युल्लू का फादर उसे मिलने के लिए आता है और बातों ही बातों में इसे बताता है कि बादशाह ने मेरी पोजीशन बढ़ा दी है। मुझे जियो पर नजर रखने को कहा गया है क्योंकि बादशाह को तो वैसे ही जियो नहीं पसंद और वो कोई न कोई ऐसी चीज के पीछे है कि कुछ पता चले और ये जियो को खत्म कर सके। तो युल्लू डर जाती है कि अगर इन लोगों को भनक भी पड़ गई कि जियो और मेरा रिलेशन है तो जियो तो गया, या अगर जियो के पास्ट के बारे में पता चल गया। अब इतने में ही जियो युल्लू से मिलने के लिए चला आता है। वो उसे देखकर उससे गले लगने के लिए तड़प रही होती है, मगर अपने आप पर कंट्रोल करती है और अब फैसला कर लेती है कि ये इसे ब्रेकअप कर लेगी ताकि ये सेफ रह सके। अब वो ऐसे तो उसकी जान छोड़ेगा नहीं, इसीलिए उसका दिल तोड़ने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया था, तो तुम्हें सिर्फ यूज कर रही थी ताकि मैं बच सकूं। तो वो फिर भी उसे नहीं छोड़ा होता, उसे गले लगाकर खड़ा रहता है। फिर जब वो कहती है कि मुझे तुम्हारा राज पता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चले जाओ यहाँ से, तो इसका दिल टूट जाता है कि मैंने जो तुम्हें अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच बताया, तुम उसी को लेकर मुझे धमका रही हो। फिर ये चला जाता है और घर आके सारी चीजें तोड़ने लगता है, रोने लगता है, उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वो वहां बैठकर अलग रो रही होती है। अब वो वहां पर पता लगा रही होती है कि जियो के भाई को किसने मारा था। तो उसे इन्वेस्टिगेट करके पता चल जाता है कि उस दिन लियांगशी की गाड़ी में रोंगान थी। यहाँ इसे ये बात पता चलती है, वहां जियो को भी पता चल जाती है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर लेता है। तो अब इन्हें लगता है कि कातिल रोंगान है। तो युल्लू अपनी प्लानिंग करके रोंगान को उसके घर में किडनैप कर लेती है और उसे धमकी दे रही होती है कि बताओ उस दिन क्या हुआ था, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ये डर के मारे सब बताने लगती है कि उस दिन मैं ही लियांगशी की गाड़ी लेकर निकली थी। वहां एक बच्चा मुझे मिला था, मगर उसे मारने वाली मैं नहीं थी, उसको मारा किसी और ने था। जैसे ही उसका नाम बताने लगती है कि इतने में इसे पता चलता है कि बादशाह इसे हर जगह ढूंढ रहा है, इसीलिए ये चली जाती है। वहां जियो को भी पता चल जाता है कि युल्लू पैलेस में नहीं रह रही, बल्कि किसी और घर में रह रही है। तो ये भी हैरान होता है कि अगर उसका रिलेशन बादशाह के साथ बढ़ गया है, तो वो पैलेस में क्यों नहीं रह रही। इसके साथ ही इसे ये भी बता देते हैं कि टोंगान को उसने किडनैप कर रखा था। तो अब सच जानने के लिए वो टोंग के पास आता है कि मुझे सच बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। तो ये सब सच बता देती है कि उस दिन युल्लू ने बादशाह के साथ कोई नाइट स्पेंड नहीं की थी, बल्कि अपने आप को उस नाइट स्पेंड से बचाने के लिए वो अपनी शक्ल खराब कर रही थी।
इसीलिए बादशाह ने उसको और मुझे दोनों को सजा दी हुई है। वो कहता है कि रोंगान का क्या चक्कर है, तो वो बताती है कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रही है, तुम्हारे भाई के कातिल का पता लगाने के लिए। तब इसके सामने सारी सच्चाई खुल जाती है कि युनलू ने इसे कभी धोखा नहीं दिया और वो इसी से मोहब्बत करती है और इसे बचाने के लिए ही वो सब नाटक कर रही थी। तो अब फौरन उससे मिलने की प्लानिंग करने लगता है। उसे झूठा मैसेज भिजवाता है कि रोंगान तुमसे मिलना चाहती है, तो ये फौरन उससे मिलने के लिए रात को पहुंच जाती है। तो ये फौरन उसे पकड़कर बोर्ड में बिठा देता है और उसे गले से लगा लेता है कि अब नाटक बंद करो, मैं सब जानता हूँ। वो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारी जान मेरी वजह से खतरे में पड़ेगी। मगर वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाकर यहाँ से ले जाऊंगा। मगर ये बहुत डर रही होती है कि अगर बादशाह को पता चल गया तो वो इसे मार देगा, क्योंकि बादशाह ने इसकी आंखों के सामने इसके कजन को भी मार दिया था। मगर ज़ियो कहता है कि तुम्हारा कज़न ज़िंदा है, मैंने उसे बचा लिया। मगर वो फिर भी नहीं मान रही होती और उसे भगा रही होती है। तो ये ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है और फिर इसे समझाता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, मुझ पर भरोसा रखो। तब जाकर वो मानती है और फिर इससे छुपके-छुपके रोज़ मिलने आती रहती है और वो उसके कमरे में सीक्रेट रास्ता बना लेता है ताकि उससे मिलने के लिए रोज़ आता रहे। अब ये रोंगान की भी करप्शन के सारे केसेस खोल के सामने ले आता है कि ये नैनियान के प्रिंस के साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से बादशाह इसे जेल में डालने लगता है। मगर जेल में डालने से पहले ये इससे अपने भाई के मर्डरर के बारे में पूछता है, क्योंकि रोंगान को इसके पास्ट के बारे में पता चल जाता है और युनलू के बारे में भी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बताती है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, बल्कि तुम्हारे भाई को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि युनलू का फादर है। उस दिन वो हमसे टकरा गया था और उससे पता चल गया था कि हम लोग नैनियान के प्रिंस के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए युनलू के फादर ने उसे मार दिया। इससे यहाँ ये सच्चाई पता चलती है और वहाँ युनलू को भी सच्चाई पता चल जाती है, क्योंकि जियो के पास जो अपने भाई की आखिरी निशानी होती है वो जेड, ये पहचान लेती है कि ये जेड तो मेरी माँ बनाया करती थी और ऐसा ही जेड मेरी माँ ने मेरे फादर को दिया था। तो ये अपने फादर से बात करने आ जाती है। उसका फादर कह देता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा था। इसके फादर के सामने भी सच्चाई खुल जाती है कि वो जियो का भाई था। मगर युनलू कहती है कि जियो को इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपने जियो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। उधर जियो रोंगान की बात पर यकीन नहीं करता कि क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो ये कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो इसे पसंद करती है। तो क्या करती है कि ये अपने आप को मार लेती है और खुश हो रही होती है कि चलो मेरे आखिरी वक्त में तुम मेरे साथ तो हो, और इसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब जब वो वापस अपने कमरे में आती है तो जियो उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है और उसे देखते ही उससे गले लगा लेता है। अब ये युनलू के फादर को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है, क्योंकि इसे बदला तो लेना है। मगर युनलू भले ही अपने फादर से मोहब्बत न करती हो, मगर ये नहीं चाहती कि ये उसको मारे। ये चुपके से जियो की प्लानिंग सुन लेती है कि वो आज रात को इसके फादर को मारने वाला है। तो ये पूरी कोशिश करती है कि ये रात को उसे जाने ही न दे। उसे ड्रिंक पिला पिलाकर अपने साथ मसरूफ रखती है, मगर वो ड्रंक होता ही नहीं है और समझ जाता है कि युनलू उसे रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये युनलू और उसके फादर की कन्वर्सेशन छुपकर सुन लेता है और इसके फादर को मारने की हिम्मत इसके अंदर नहीं होती कि कहीं युनलू इससे नफरत ना करने लगे या दूर ना हो जाए। तभी ये दूसरे तरीके से इसके फादर को पकड़ लेता है, इसकी करप्शन की सारी लिस्ट को खोल के कि ये नैनियान के प्रिंस के साथ मिला हुआ था और इसे जेल करवा देता। अब युनलू जियो और काऊ की कन्वर्सेशन सुन लेती है कि वो उसे कोई दवाई खाने पर मजबूर कर रहा होता है, मगर अब जियो ने वो दवाई खाना छोड़ दी होती है। तो युनलू कंफ्यूज हो जाती है कि ये कौन सी दवाइयाँ हैं जो ये खा रहा है। तो क्या करती है कि वो दवाई चुराकर डॉक्टर के पास आकर उसके बारे में पूछने लगती है कि ये किस लिए खाई जाती है। तो डॉक्टर बता देता है कि अपनी दाढ़ी को रोकने के लिए, जिससे इसके सामने जियो की हकीकत खुल जाती है कि वो कास्ट्रेटेड मैन नहीं है। अब वो जियो के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, दोनों रोमांस में लगे होते हैं कि इतने में प्रिंस फू इन दोनों को साथ कमरे में देख लेता है। इसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी आंखें फट जाती है कि इतना बड़ा धोखा, और कहता है कि मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन पहली फुर्सत में ये जियो को जेल में कैद कर देता है। युनलू के सामने उसकी प्रेम कहानी खोल देता है। तुम दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब ये अपनी इविलनेस खुल के सबके सामने दिखाने लगता है। सब लोग युनलू के क्वीन बनने के खिलाफ होते हैं, मगर ये कोई प्लानिंग करके उसे क्वीन बनाने का फैसला कर लेता है कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ, और युनलू को जियो से मिलाने के लिए जेल ले आता है। जियो को उसने वहां कैद करके रखा होता है, तो युनलू उसे बचाने के लिए आ जाती है। तो युनलू इसे बचाने के लिए सामने आ जाती है कि इसे कुछ मत करो, और इसे बचाने की भीख भी मांगने लगती है। अब ये जेल तो जियो की ही होती है और यहाँ के लोग इसी की बात सुनते हैं। तो ये लोग इसकी मदद करते हैं और सीक्रेट रास्ते से इसे निकाल कर बाहर ले जाते हैं। किंग फू को भी पता चल जाता है कि जियो जेल से भाग चुका है। आज इसकी शादी का दिन होता है, इसीलिए वो डर रहा होता है कि कहीं वो युनलू को छीन के न ले जाए। वहां जियो पूरी तैयारी के साथ आ रहा होता है कि वो युनलू को बचाकर ले जाएगा,
और बचाने आ भी जाता है, मगर गेम उल्टा हो जाता है क्योंकि किंग फू भी अपनी प्लानिंग के साथ बैठा होता है। इसने उस चेयर में युनलू की जगह किसी और को बिठा दिया होता है और युनलू को अपनी वाली चेयर में बिठाया हुआ होता है और उसके ऊपर पूरा अटैक करवा देता है। मगर फिर भी जियाओ उसे मारने के लिए जब आने लगता है तो वो युनलू पर ही चाकू रखकर खड़ा हो जाता है कि सरेंडर कर दो वरना मैं इसे मार दूंगा। युनलू पर बात आते ही वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग इसे मारने लगते हैं। युनलू उसे बचाने के लिए आने लगती है मगर ये लोग उसे उसके पास जाने ही नहीं देते। उसे मरता हुआ देखकर युनलू को सदमा हो जाता है और वो रोने लगती है, हंसने लगती है। इतने में काओ आकर जियो की मदद करता है और फिर से इनकी फाइट शुरू हो जाती है। मगर जियो को चोटें लग गई होती हैं जिसकी वजह से वो युनलू को अपने साथ लेकर नहीं जा पाता और उसके लोग उसे बचाकर ले जाते हैं। अब युनलू को जो सदमा हो गया होता है तो ये लोग समझते हैं कि शायद कोई इविल स्पिरिट उसके अंदर आ गई है या वो पागल हो गई है कि ये शादी करने की या क्वीन बनने की हालत में नहीं है। तो ये लोग उसे टेम्पल में भिजवा देते हैं। मगर पता चलता है कि युनलू को कोई सदमा नहीं हुआ होता, वो नाटक कर रही होती है ताकि शादी से बच सके। जियो इसे सीक्रेट मैसेज भिजवाता है कि मैं कुछ दिनों में तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। अब ये प्रिंस फू को उसके ओहदे से हटाने के लिए पूरी आवाम में ये र्यूमर्स फैला देता है प्रिंस रोंग को मारने के पीछे प्रिंस फू का हाथ है, जिसकी वजह से लोग इसे हटाने की बातें करने लगते हैं और उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। अब लैंटर्न फेस्टिवल वाले दिन वो युनलू को बचाने के लिए आ रहा होता है, मगर उसके आने से पहले किंग फू युनलू से मिलने के लिए आ जाता है, मगर उससे मिलने जाता नहीं है और मान लेता है कि शायद युनलू कभी ठीक नहीं हो सकती, इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए उसे इस टेम्पल में कैद कर देता है, दरवाजे को सील करके, कि ऐसे ही सही ये मेरे साथ रहेगी। वो डर जाती है कि दरवाज़ा क्यों सील कर दिया, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी, तो दरवाजे पर आग लगा देती है। इतने में ही जियो वहां पर पहुंच जाता है और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और अपनी तलवार तक उस आग में फेंक देता है अपनी और उसकी फेक डेथ बनाने के लिए, ताकि सबको लगे कि हम दोनों की डेथ हो गई और हम दोनों अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। और फिर किंग फू को भी पता चल जाता है कि युनलू की डेथ हो गई क्योंकि ये लोग उसकी फेक बॉडी डाल देते हैं। तो ये खाली हाथ रह जाता है, ऐसे कुछ नहीं मिलता और वहाँ जियो और युनलू दोनों खुशी खुशी पैलेस से बाहर भागने लगते हैं कि अब हम कहीं और जाकर अपनी ज़िंदगी सुकून से जिएंगे। फिर दिखाते हैं कि काफ़ी साल बीत जाते हैं कि ये लोग मॉडर्न दौर में आ जाते हैं जहाँ लैपटॉप, इंटरनेट सब आ जाता है। जियो बास्केटबॉल प्लेयर बन जाता है और युनलू उसकी बॉस। और साथ ही साथ युनलू उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो खुशी से उसे गले लगाता है और इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।